हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुफिशन के एक और नए वीडियो में। इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चे और बचपन, उसमें पेपर 1 की पहली इकाई बचपन। तो बचपन से शुरू करते हैं। बच्चे बचपन में कल्पना के संसार में घूमते हैं और वह बड़े होने पर क्या बनना चाहते हैं इस पर विचार करते हैं। कठिन स्थितियों में भी संघर्ष कर बड़ों के सामने अपने को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बचपन के अनुभव समाज व बच्चे के मध्य के सक्रिय अनुभव है जो सतत अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क, कल्पनाएं करने, खेलने व हर परिस्थिति में आनंद लेने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। बच्चों की छवि। बचपन की अवधारणा में बच्चों की छवि के लिए स्पष्ट किया गया है कि बच्चा हर चीज को स्पर्श करना, उलटना, पलटना, दुनिया को समझना चाहता है, उसके बारे में बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, हर बात को विस्तृत करना चाहता है, कल्पनाएं करता है, वह भी अपनी गति से आगे बढ़ना चाहता है। उसके व्यवहार के कारण उसकी विशेष पहचान होती है। बच्चों द्वारा प्रदर्शित हाव भाव, आदतों, उनके बात करने के तरीके, उनकी पहचान आदि से बच्चों की छवि के बारे में जाना जा सकता है। बच्चों की प्रकृति के भी विभिन्न प्रकार है, जैसे कि आज्ञाकारी, जिज्ञासु, भोले भाले, चतुर, चंचल, परिपक्वता लिए हुए, नटखट, गुमसुम, बातूनी, क्रोधी, मिलनसार, हंसमुख, चुनौतीपूर्ण बच्चे जो कि परिस्थितिवश होते हैं। चालाक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूडी, तार्किक और मनमौजी आदि हो सकते हैं। इस भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। अभी हम एक बड़े लेखक के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन्होंने कई सारे कह सकते हैं कि ना बच्चों के ऊपर जानकारी की। वो एक मनोविज्ञान थे, जो कि मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारी खोजबीन करी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। गीजूबाई बधेका। मूछों वाली माँ के नाम से गीजूबाई प्रसिद्ध है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये याद रखिएगा। मूछों वाली माँ किसे कहते हैं? गीजूबाई बधेका। गीजूबाई द्वारा बाल मंदिर नाम से विद्यालय स्थापित किया गया। उन्होंने अपने समय पे बाल मंदिर नाम से एक विद्यालय की स्थापना की। वह नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ो मतलब कि 30 से 50 के उम्र के आसपास के जो लोग होते हैं वो प्रौढ़ कहला सकते हैं। वह नहीं चाहते थे कि बालकों की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से हो। हम बालकों को रुचि के काम करने दें और इन कामों के लिए जरूरी अनुकूलताएं खड़ी कर दें। गीजूबाई बधेका द्वारा रचित पुस्तकों का विषय बच्चे, शिक्षा, पर्यटन व हास्य था, परंतु उनका केंद्र बिंदु बच्चे, माता पिता व शिक्षक रहे। गीजूबाई ने 200 किताबें लिखी है। गीजूबाई बधेका की प्रमुख रचना है दीवा स्वप्न, माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, शिक्षक हो तो, बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। ये सब उनके पुस्तकें हैं, उनके रचनाएं हैं। ये याद रखना सब जने कि 200 किताबें उन्होंने लिखी थी गीजूबाई ने। अब अगला देखते हैं बाल मंदिर और गीजूबाई द्वारा अपनाई गई पद्धतियां। बाल मंदिर में गीजूबाई ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई? गीजूबाई ने कई पद्धतियों का प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए प्रयोग किया था, मगर बाल मंदिर के लिए उन्होंने कोई एक निश्चित पद्धति तय नहीं की थी। उनका आधार मॉन्टेसरी के विचार और विद्या थी और प्रयोग भी उसी पर केंद्रित थे। गीजूबाई ने जिन पद्धतियों का प्रयोग किया उनमें से कुछ बाल मंदिर या पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयोगी है, जैसे प्रश्नोत्तरी पद्धति, जोड़ीदार पद्धति, नाट्य प्रयोग पद्धति, त्रिपद प्रणाली, किंडरगार्टन पद्धति, मुखपाठ पद्धति, श्रवण पद्धति, कथा पद्धति और चलचित्र पद्धति। और अगला हम पढ़ेंगे एएस नील के बारे में। एएस नील ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर रिसर्च करी थी। नील सामान्य स्कूलों को गलत मानते थे क्योंकि वह वयस्कों की इस धारणा पर आधारित है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, उससे कैसे सीखना चाहिए। उनके अनुसार यह धारणा उस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान जन्मा ही नहीं था। नील ने सन 1921 में समर हिल स्कूल की स्थापना की। ये याद रखने लीजिएगा कि एएस नील, अलेक्जेंडर सदरलैंड नील ने 1921 में समर हिल नामक स्कूल की स्थापना करी, जिसे मन मर्जी का स्कूल भी कहा जाता है। नील के अनुसार बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहने की आजादी हो। उनकी विचारधारा थी कि बच्चे जैसे उन्हें वैसे ही बना रहना देना चाहिए, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बचपन के दौरान आजादी की भावना का अभाव महसूस करने वाले बच्चे दबी हुई मानसिक व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं।
बचपन अर्थात शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था के तक के काल में बालक एक गीली मिट्टी की भांति होता है, जिसे कोरी स्लेट की संज्ञा भी दी जा सकती है। इस अवस्था में यदि उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा तो वे घोर निराशा के अंधकार में जा सकते हैं। अतएव बालक की जो भी योग्यता और क्षमता तथा रुचि हो उसे उसी के अनुरूप रहने दिया जाना चाहिए। अब इनके बाद एक और थे जो कि एक बाल मनोवैज्ञानिक ही थे, जिन्होंने बच्चों के विचार के ऊपर रिसर्च किया था और पढ़ाने की विधियों के बारे में बताया था। जॉन कॉल्डवेल होल्ट। जॉन होल्ट युवा अधिकारों के जनक थे। इनको युवा अधिकारों का जनक कहा जाता था। जॉन होल्ट की लोकप्रिय पुस्तकें हैं बच्चे असफल कैसे होते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं। ये दोनों इनकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं। जॉन होल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा यह था कि बच्चों को वही पढ़ना पड़ता था जिसमें उनकी रुचि नहीं थी। बच्चे इसलिए उबते थे। यह प्रश्न आ सकता है कि बच्चे क्यों उबते हैं। जॉन कॉल्डवेल होल्ट के अनुसार लिखिए, तो उसमें लिखना है हमें कि ये ना बच्चे के लिए सबसे बुरा यह था कि बच्चों को वही पढ़ाया जाता था जिनमें उनकी रुचि नहीं थी, इसलिए वो उब जाते थे। तो लिखना है बच्चे इसलिए उबते हैं क्योंकि जो कुछ उन्हें स्कूलों में करने को कहा जाता है वह सब का सब बेहद निरर्थक और नीरस होता है। बच्चों से रखी जाने वाली अपेक्षाएं नितांत सीमित रहती है और जबकि बच्चों की मेधा, उनकी प्रतिभा और गुण असीम होते हैं। ये चैप्टर के मेन थे जो कि रिसर्च थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में आपको पढ़ना है और ये सब लिखना है। थोड़ा बहुत इनका सारांश टाइप मैंने लिख लिया था, वो आपको लिखना है। फिर हम पढ़ेंगे बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा। आपके इसमें बाल साहित्य से रिलेटेड भी चीज आ सकती है कि बाल साहित्य का अर्थ लिखिए, उसकी परिभाषा दीजिए वैसा। तो उसमें आपको लिखना है बाल साहित्य वह गद्य या पद्य की रचनाएं हैं जो सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्यों में लिखी जाती है और बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक व उपयोगी होती है। ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है, यहाँ से आज तक परिभाषा हो सकती है। ये 2 लाइनें आगे लिखा है बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता हुआ रोचक या आकर्षक रचना करता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंग्य, लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचना आदि नहीं होती है। ऐसे टाइप के लेखक नहीं करता है, वो एकदम सरल टाइप की बनाता है जो हर बच्चे को पढ़ने में आ जाए, उसके वातावरण में ऐसी भाषा बोली जाती है तो वो उसको समझ पाए। और फिर आगे हम पढ़ते हैं बाल साहित्य परिचय। हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, साहित्यकार, जातक कथा तथा अन्य कई सारी संस्कृत कथा साहित्य की गौरवशाली धरोहर इसे मिली है। लोक कथाओं की एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। राजा रानी, पशु पक्षी, दानव, परिदानव, देवी देवता, महापुरुष और लोक जीवन से ग्रहित पात्र इन कथा प्रसंगों में पिरोए हुए हैं। अब हम कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। 2-3 प्रश्न है जो कि पिछले 2-3 साल तक आ चुके हैं, 2015 से 25 के बीच में। तो एक प्रश्न है बच्चों में असफलता भय, उबने और भ्रमित होने से आती है। असफलता है वो भय, उबने और भ्रमित होने से आती है। इस कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। इसमें अपना तर्क देना है। तो उत्तर है कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को कम करती है या ठेस पहुंचाती है या उसके काम में बाधा पहुंचाती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले मार्ग में बाधा पहुंचाती है, उसकी भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि करती है। परिणाम स्वरूप ऐसे बालक की शिक्षण असफल हो जाती है। अपनी इच्छाएं बालक पर थोपकर कुछ अभिभावक अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं। इससे बालक चिंतित और भयग्रस्त होते हैं। अतः अभिभावकों या शिक्षकों को यह चाहिए कि वे बालक को उसकी योग्यता और क्षमता का ज्ञान कराएं, उनसे उन्हीं के अनुकूल अपेक्षा करें और उनके सामने उन्हीं के अनुकूल लक्ष्य रखें। अब उन पर किसी प्रकार का दबाव या अनावश्यक लक्ष्य नहीं रखें। बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव न ला दे। उन्हें सोचने, निर्णय लेने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसका प्रभाव यह होगा कि बच्चों में नकारात्मक भावनाएं एवं संवेग जागृत नहीं होंगे, उनका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा और वे अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और परिस्थितियों में सामंजस्यता व संतुलन बनाने में सफल होंगे। अगला प्रश्न है अपंग बच्चों को किस प्रकार का सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए? तो उत्तर है अपंग बच्चों के प्रति अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए।
उपहास करना या नकल उतारना अक्षम व्यक्ति की जरूरतों एवं भावनाओं के प्रति संवेदन शून्यता को प्रतिबंधित करता है। इसका विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपंग बच्चों के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके मनोबल को बढ़ाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न परिस्थितियों में बचपन से क्या तात्पर्य है? किसी एक परिस्थिति को उदाहरण सहित समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है पहले भी कई बार। तो उत्तर होगा विभिन्न परिस्थितियों में बचपन का अर्थ। बचपन का तात्पर्य केवल उम्र का एक चरण नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। अलग अलग परिस्थितियों में बच्चों का बचपन अलग रूप में दिखाई देता है। किसी का बचपन खेल कूद और पढ़ाई में बीतता है तो किसी का काम, जिम्मेदारी और संघर्ष में। उदाहरण के लिए भील समुदाय की स्थिति। भील समुदाय में अनेक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। माता पिता मजदूरी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बड़े बच्चे घर के छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, घर का काम करते हैं और कई बार पशु चराने या काम पर भी जाते हैं। ऐसे बच्चों का बचपन पढ़ाई और खेल के बजाय जिम्मेदारी और काम में बीत जाता है। बचपन सभी बच्चों के लिए समान नहीं होता, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।